बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दी ग्रैंड डिबेट में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले। हर सियासी जमात अपना कोई ना कोई बयानिया लिए इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद है। कोई फिर से बरसरे इक़्तिदार आने का ख्वाह है और कोई पहली बार मसनद इक़्तिदार हासिल करने की तगदो में है। कोई रोटी कपड़ा और मकान के नारे से आगे बढ़कर मुआशी तब्दीलियों का दावेदार है, तो कोई माजी के किस्से सुना सुना के मुस्तकबिल को गिरफ्त में करना चाहता है। ये नारे किस हद तक हकीकी हैं? इनमें अवाम की किस हद तक नुमाइंदगी है? अवाम की नब्ज को कौन जानता है और अवाम किसकी रम्ज को जानते हैं? गवर्नेंस के इस वक्त क्या मसाइल हैं? सेहत के शोबे में जवाल पजीरी की वजूहात क्या हैं? इंतहा पसंदी ने क्यों जन्म ले रखा है? सरमायाकारी ना होने में रुकावट क्या है? तालीम के निज़ाम में किन तब्दीलियों की जरूरत है? ये सभी कुछ जानने के लिए हमने पाकिस्तान के मारूफ चेहरे दी ग्रैंड डिबेट में शामिल किए हैं, जिनके नजरियात तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उनकी हालात पे गहरी नजर और आइडियोलॉजी है। ये वो चेहरे हैं जिनके ऊपर अवाम एतबार भी करते हैं, इनकी कही गई बातों पर एतमाद करते हैं, जिनकी समत को देखकर लोग अपनी राय को कायम करते हैं। मैं इन मेहमानों का तारुफ रस्मी तौर पर करवा रहा हूं। बसूरत दीगर आप इनके कद काट से बखूबी वाकफियत रखते हैं। मेरे दाईं जानिब अहमद अवैस साहब मौजूद हैं। माहिर कानून हैं और कानूनी उमूर पर मजबूत गिरफ्त रखते हैं। बार के सदर के ओहदे पर भी फायज रह चुके हैं। मुल्क की सियासी, मुआशी और अवामी ऊंच नीच से बाखबर हैं। इनके अल्फाज से आप इनकी गुफ्तगू से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। अहमद अवैस साहब, आपकी शमूलियत में मैं मशकूर हूँ। उनके साथ शाजिया ज़ीशान साहिबा बैठी हैं। पिछली 2 दहाइयों से स्क्रीन की जीनत बने रहने वाला ये चेहरा, जिनके अल्फाज और आवाज कोई पाकिस्तानी होगा जो पहचान ना पाए। पाकिस्तान के बड़े सियासतदान इनके सवालात के आगे तजब्जुब का शिकार दिखाई देते हैं। शाजिया ज़ीशान साहिबा, आपकी आमद का भी मशकूर हूँ। उनके साथ उधर मोहम्मद अली दुरानी साहब बैठे हैं। साबिक विफाकी वजीर रह चुके हैं, सियासत का तवील तरीन तजर्बा रखते हैं। आज बिलखुसूस उन्हें बुलाने का मकसद मुल्क भर में जारी तकसीम और नफरत की सियासत का हल, उनके जहन की इख्तरा में एक कौमी हुकूमत का कयाम है। तो उन्हीं से जानेंगे कि ये किस हद तक काबिल अमल फॉर्मूला है। मेरे बाईं जानिब इरशाद अहमद आरिफ साहब बैठे हैं। सीनियर तज्जियाकार हैं, 92 मीडिया के ग्रुप एडिटर भी हैं, मुख्तलिफ अखबारात के एडिटर रह चुके हैं। रोजाना सैकड़ों सफ़ों को खंगालते हैं और उनमें से चीदा चीदा नुकात को अपना मौजूए बहस बनाते हैं। मुल्क के तकरीबन तमाम स्टेक होल्डर से रवाबित हैं, इसी बायस इनकी खबरें मुस्तनद हो। उनके साथ मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं, जिनकी तहरीरें अवाम के जहनों पर गहरे नकूस छोड़ती हैं। इनके कॉलम्स में राय कम और मुल्क की सूरत हाल की आगही ज्यादा होती है। सियासी जमातों और बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इनके जराए से आने वाली खबर आज तक झुटलाई नहीं जा सकी। उनके साथ शाहिद रिंद साहब मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, जिन्होंने कई साल ऑन स्पॉट कवरेजेस की हैं और खुद तजर्बात करके खबर बनाई है और उसके हकायक को अवाम तक पहुंचाया है, जिसके बाद स्क्रीन पर उनके अल्फाज और सवालात से हकीकी रिपोर्टिंग की झलक दिखाई देती है। तो मौजूदा सूरत हाल में जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, उन्हीं मसाइल की निशानदही इन्हीं लोगों से जानते हैं। सबसे पहले इरशाद साहब, आपकी तरफ आता हूँ। मौजूदा सूरत हाल में अगर आप 2018 से तकाबुली जायजा 2024 का लें, उर्फ़े आम में एक आमियाना सा ये सवाल है कि अवाम की दिलचस्पी दिखाई नहीं देती। पहले होर्डिंग बोर्ड्स बहुत लगे होते थे, तशहीरी मुहिम बहुत चलती थी, लेकिन अब की बार अवाम की अदम दिलचस्पी और सियासतदानों में बिलखुसूस इस उनसर का पाया जाना कि इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसकी बुनियादी वजह क्या देखते? देखें, 18 और उससे पहले जो इलेक्शन होते रहे, उनमें भी ये तासुर बहरहाल आम होता था कि ये एक नुमाइशी दंगल है और किरदार नामज़द किए जा चुके हैं और उसके अगली हुकूमत किसकी बन रही है। ये एक अफसोसनाक बात है कि हमारे यहाँ 1970 के बाद जो भी इलेक्शन होता है, उससे पहले कुछ चीज़ें तय कर ली जाती हैं या लोगों को बावर करा दी जाती हैं। लेकिन 18 के इलेक्शन में एक मुकाबले की फ़ज़ा थी कि एक थोड़ा बहुत मुकाबले का रुझान मौजूद था और लोग ये कोशिश कर रहे थे कि हम शायद इस सिचुएशन को तब्दील कर सकते हैं अपने वोट के ज़रिए। इस दफ़ा जो है वो इस कदर मैं तो अफसोसनाक ही कहूँगा
इस कदर तयशुदा लग रहा है कि लोगों को ये पता है कि हम कुछ भी कर लें, या लोगों को ये बावर करा दिया गया है एक पार्टी की तरफ से या दो पार्टियों की तरफ से कि यहाँ कबूलियत माना रखती है, मकबूलियत की कोई अहमियत ही नहीं है। अवामी मकबूलियत एक बेमानी चीज़ है और कबूलियत जो है वही अहम फैक्टर है, जिसकी वजह से दिलचस्पी, जिन लोगों को दिलचस्पी है, जो तब्दीली की ख्वाहिशमंद हैं, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा, और जो निकल रहे हैं उनको कोई सुनने वाला, कबूल करने वाला नहीं है। तो इसलिए यूँ लगता है कि शायद अवाम में यानी आप अगर मीडिया की सतह पर देखें, नज़र आने वाली जो गहमा गहमी है वो मौजूद नहीं है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अवाम जो घरों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने 8 तारीख को वोट देना है, वो बिल्कुल लाताल्लुक़ हो गए हैं, वो बेनियाज हो गए हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। लोग इस वक्त भी 8 फरवरी से ये तवक्कुआत लगाए बैठे हैं कि सूरत हाल जैसी भी हो, फैसला बहरहाल हमने करना है। वो डिटरमिनेड नज़र आते हैं। 8 को क्या होता है ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस जो बज़ाहिर ला ताल्लुक़ी नज़र आती है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि अवाम की 8 फरवरी के इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वो गहमा गहमी नहीं है तो वो सियासी पार्टियों की नाकामी है, ना ये कि अवाम की अदम दिलचस्पी। अहमद अवैस साहब, आप कबूलियत और मकबूलियत का ये जो एक फॉर्मूला इरशाद साहब मुतारिफ करवा रहे हैं, इसके ऊपर अग्री करते हैं कि यही बात है, यही सियासत इस वक्त पनप रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और इससे और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि जो सूरत हाल जिससे हम इस वक्त गुजार हैं, और मैं समझता हूँ बड़ी तशवीशनाक जो सूरत हाल डेवलप हो गई है बड़ी तेज़ी से और मज़ीद होती चली जा रही है, कि पाकिस्तान का आइन जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको अदरवाइज़ तो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, जिसके मुताबिक पूरे निज़ाम में हुकूमत में चलना है और चलती है किसी भी मुल्क का, वो मुकन्ना हो, वो एग्जीक्यूटिव हो, वो जुडिशरी हो, कोई अदारा हो, कितना ताकतवर कोई हो, कितना कमज़ोर हो, एवरीवन इज़ सपोज्ड टू बी सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो हम यहाँ से इस महवर से हट गए, क्योंकि अगर एक ज़ाब्ते के डिसिप्लिन में हम नहीं रहते हैं तो डिस्पोटिज्म का मतलब है एक ऐसा निज़ाम कि जिस तरह कहते हैं ना कि एक आज से पहले और जहाँ मुल्कों में अब तो जहाँ बादशाहतें भी हैं तो वो भी एक ज़ाब्तों की पाबंदी में है, लेकिन ओरिजिनली ये डिस्पोटिज्म ये था कि जिसने जितना इलाका फ़तह किया वो उस इलाके का बादशाह, और उसके मुंह से निकला वो लफ्ज़ वहाँ का कानून, लेकिन वो ख़ुद उस कानून का पाबंद नहीं है। ये है रूल ऑफ, ये डिस्पोटिज्म है। ये डिस्पोटिज्म जो है ये बड़ी नेकेड फॉर्म में पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से इस वक्त उसकी तरवीज अमल पैरा है। आइडियोलॉजिकल स्टेट जो है जिसकी बुनियाद जो है रायदही की बुनियाद के ऊपर है, जिसकी बुनियाद जो है वो जो है डेमोक्रेसी उसकी बेस है, और आइडियोलॉजिकल स्टेट है। मतलब यहाँ मैं थोड़ी सी आपको, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे, मुझे सर आपका वो जो नज़रिया इस वक्त आप बयान कर रहे हैं उसी को लेके आगे बढ़ते हैं, फिर आपकी तरफ वापस भी आऊँगा। मुज़म्मिल सरवर्दी साहब, जिस तरीके से बात हो रही है, आप एनी शाहिद, आपने बहुत से जो इलेक्शंस हैं उनको कवर किया हुआ। अब की बार अदम दिलचस्पी की बुनियादी तौर पे वजूहात जो अवामी तौर पे सामने आती है वो ये है कि अवाम का निज़ाम से एतबार उठ चुका है। उसकी वजह क्या देखो? लेकिन वो तो निज़ाम की डिलीवरी की अपनी जगह वजूहात हैं, लेकिन मैं चूँकि 2 बातें शाहद आरिफ साहब ने और अहमद अवैस साहब ने आइन की सुपरमेसी के हवाले से की हैं। देखिए, आइन पर चलना एक बिल्कुल पगडंडी पर चलने के बराबर है कि आपने उस पगडंडी पर चलना है और आप आइन, ये तो नहीं हो सकता कि आधा किलोमीटर आप पगडंडी से उतर के फिर दोबारा कहें कि अब मैं दोबारा पगडंडी पर आना चाहता हूँ। और दोबारा आइन एक बिल्कुल सीधी लाइन का नाम है। जब आप इससे हट जाते हैं तो फिर आप आइन से हट जाते हैं। देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान में या मौजूदा जो हमारा क्राइसिस है उसमें सबसे पहले आइन किसने तोड़ा। सही, ये बात तो देखनी पड़ेगी ना कि अदम एतमाद के वक्त वोटिंग को रोक कर सबसे पहले आइन किसने तोड़ा। किस सियासी जमात को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आइन तोड़ने की जिम्मेदार करार दिया। जब आइन टूटना शुरू हुआ एक सियासी जमात की जानिब से कि एक लीडर अपने इक़्तिदार की खातर आइन तोड़ रहा था और वो कह रहा था कि मैं राय शुमारी और अक्सरियत को नहीं मानता,
और मैं असेंबली में वोटिंग नहीं कराऊंगा अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, सारे गद्दार करार दे दूंगा लेकिन वोटिंग नहीं कराऊंगा, आइन तोड़ दूंगा। तो वहाँ से आइन टूटना शुरू हुआ। फिर आइन कब टूटना शुरू हुआ? फिर आइन तब टूटना शुरू हुआ जब अदलिया ने आइन तोड़ना शुरू किया और री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अदालतों से शुरू हो गई। जब हमने 63A में री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखी कि जो चीज़ आइन में मौजूद ही नहीं है आप उसके फैसले देने शुरू हो गए और आपने कहा कि जज मेड लॉ चलेगा, जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, तो आइन टूट गया। फिर आप उसके बाद ये तो नहीं हो सकता कि जहाँ से आपकी ख्वाहिश है वहाँ से आइन शुरू हो जाएगा और जहाँ से आपकी ख्वाहिश है वहाँ से आइन टूट जाएगा। ये देखना पड़ेगा कि इस मुल्क में मौजूदा सिनेरियो में सबसे पहले आइन तोड़ा किसने, यानी आप और उसको बेल आउट और उसको NRO क्यों अदालत ने दिया। जब ये करार दिया कि उसने आइन तोड़ा है तो साथ आइन तोड़ने की सजा क्यों नहीं दी? ठीक। बेल आउट पैकेज क्यों दिया कि आप तुम आज़ाद हो आइन तोड़ने के बाद? जब उसको आज़ाद छोड़ दिया आइन तोड़ने के बाद तो फिर रस्म पड़ गई आइन तोड़ने की। जिसने उस दिन आइन तोड़ा था उस दिन उसको 7 सज़ा दी होती तो किसी को जरूरत ही ना होती आइन तोड़ने की। वो आइन तोड़ के मुल्क में ऐसे आज़ाद फिरा था जैसे उसने कोई बहुत शानदार काम किया है मुल्क के लिए। वो उसने पाकिस्तान की इतनी खिदमत की है कि उसने आइन तोड़ दिया। वो हीरो था, गुड टू सी यू कहा जा रहा था उसे अदालतों में खड़ा करके, और आप कह रहे हैं कि इस मुल्क में आइन की पामाली हुई कैसे? वहाँ से हुई जहाँ से आइन तोड़ने वाले को हीरो बनाना हमने शुरू किया। ठीक, आप ये समझते हैं कि गुज़श्ता हुकूमत उसकी बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदार है, वो हुकूमत जिसने 3.5 साल हुकूमत की है। शाज़िया ज़ीशान साहिबा, आप इसी बात पे अपनी राय क्या रखती हैं? क्या तायीद करती हैं या तरदीद करती हैं कि मौजूदा निज़ाम में आइन टूटा है और आइन तोड़ने के बाद उन्हीं लोगों की वजह से निज़ाम से लोगों की वाकफियत जो है वो ख़त्म होती रही? मैं इसमें भी जवाब दूंगी, लेकिन इससे पहला जो आपका सवाल था अदम दिलचस्पी का, जी जी, कि इस वक्त वो माहौल नज़र नहीं आ रहा है। तो आप ज़रा बस इमेजिन करें कि एक स्टेडियम है, उसमें ऐलान होता है कि आज मैच होना है, एक टीम आ जाती है और फिर आप इंतज़ार करते रहते हैं कि तमाशा ही नहीं आया, स्टेडियम नहीं भरा, दूसरी टीम को रोक लिया जाता है और आप फैसला कर लेते हैं कि वर्ल्ड कप आपने देना ही दूसरी टीम को है, बाकी खिलाड़ियों को खेलने की इजाज़त ही नहीं है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तमाशाई जो है वो स्टेडियम में दाखिल हों? आप समझती हैं कि एक पार्टी के अलावा बाकी तमाम पार्टियों कोर्स आप देखें ना, दुरानी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, दुरानी साहब से अक्सर प्रोग्राम में कौमी हुकूमत बनाने पर भी जब बात होती थी तो मेरा इनसे एक बात पर आर्गूमेंट होता था, कैसे एक जो मकबूल इस मुल्क की पार्टी है जिसने 1.25 करोड़ वोट लिया था 2018 में, आप उसको क्रश करके आप तरीके ढूंढ रहे हैं। जब आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप बौखला कर उन लोगों को ज़दोकोब करना शुरू हो जाते हैं, आप उनको घरों से उठाना शुरू हो जाते हैं और फिर आप हमसे सवाल पूछते हैं कि दिलचस्पी क्यों नहीं। भाई, जब मैं आजकल हलकों में प्रोग्राम कर रही हूँ, लोगों से जब पूछो कि आपने किसको वोट देना है, मैं ये नहीं कहती कि इस मुल्क के जो 20 करोड़ आवाम है, 22 करोड़ जिनका वोट चले 15 करोड़ का वोट होगा, वो सारे इमरान खान को ही चाहते हैं। भाई नहीं, सब इमरान खान को नहीं चाहते हैं, लेकिन जो चाहते हैं, आपको किसने ये राइट दिया है कि आप उनसे उनका हक छीनें? आपको किसने ये राइट दिया है कि जिसको वो वोट देना चाहता है आपने उसको अंधेरे में रखा है? उस बेचारे को नहीं पता, उस वोटर को, कि अगर वो इमरान खान को सपोर्ट करना चाहता है कैंडिडेट कौन है, नंबर 1। चले अगर उसको कैंडिडेट का पता भी चल गया, आपने तो निशान ही छीन लिया, उसको तो यही नहीं पता। वो इसकी तौजीह 2018 के इलेक्शन की सूरत हाल की भी देते हैं ना, वो कहते हैं हमारे भी हाथ पांव बांध के हमें मैदान में उतारा गया। गलती एक करके तो आप उसको दोहराना चाहते हैं कि आपका मुल्क गलतियों पे गलतियां करके ठीक होगा। हम आज ये कहते हैं 2017 में नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो ज्यादती हुई, अगर आप आज उसका अजाला करें तो उसका अजाला ऐसे होगा कि किसी और के साथ आप ज्यादती करके नवाज शरीफ का अजाला करना चाहते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। आप एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं इस मुल्क में। इस मुल्क में ना तो कबूलियत नहीं है, ना इस मुल्क में मकबूलियत नहीं है। बीबी से भी मकबूल कोई लीडर है यहाँ पे रहा है, भुट्टो कोई कम मकबूल लीडर था, भुट्टो के साथ इदारों ने क्या किया, भुट्टो साहब के साथ बीबी के साथ क्या किया, वो जिला वतन रही, नवाज शरीफ साहब के साथ क्या किया इदारों ने। लेकिन मसला एक ही है इस मुल्क में सियासतदानों का, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो आज बिलावल भुट्टो जरदारी है, माजी से किसी ने नहीं सीखा। किसी को एक ही फार्मूला पसंद है और उस फार्मूले का नाम है कबूलियत। बिलावल को ये नहीं है कि वो नवाज शरीफ जो है वो बहुत मकबूल है, वो कह रहे हैं मेरी कबूलियत क्यों नहीं है। सही। मसला सिर्फ हमारे मुल्क का एक ही है कि ये मुल्क के जो सियासतदान हैं सुधर नहीं सकते। अभी हम जब अपने प्रोग्राम से पहले डिस्कशन कर रहे थे तो दुरानी साहब ने एक बिल्कुल ठीक बात की थी
कि मकबूलियत का आजकल एक नया तरीका राइज है और वो स्टैंप लगवाने का है। आजकल स्टैंप लगवाई जाती है कि वाकई इसमें दुरानी साहब क्या राय रखना चाहते हैं, मैं उनकी तरफ वापस आऊंगा, लेकिन शायद रिंद साहब, जिस तरीके से डिस्कशन हो रही है, इस निज़ाम के अंदर लूप होल्स हैं क्या? क्योंकि एक नया नौजवान जिसका अभी वोट बना है, उसको अगर आप माजी की हिकायतें सुनाते रहेंगे, किसी के कारनामे सुनाते रहेंगे, तो वो ये देखेगा कि अभी क्या हो रहा है। तो उसके जहन में जो इख्तरा अभी की पैदा हो चुकी है, उसको कैसे क्लियर कर पाएंगे? देखिए, नौजवान की इख्तरा की आप बात कर रहे हैं, शाजिया ने जो बात की, और आइन की जब बात होती है, मेरी नज़र में कॉन्स्टिट्यूशन वो एक किताब है जो आपकी 4 इकाइयों को और इन तमाम इदारों को जोड़ता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम डे 1 से नहीं चले, और जब भी हमने चलने की कोशिश की तो गलत साबित किए गए। एक मिसाल की छोटी सी बात है, इस वक्त इरशाद साहब के बात से या शाजिया की बात से ये लगता है कि पीटीआई के साथ कुछ बहुत ही अनहोनी सी सूरत हाल है। मुज़म्मिल साहब ने बात की अदम एतमाद की। अदम एतमाद का सामना उन्होंने परफॉर्मेंस पर नहीं किया, उन्होंने बयानिए पर किया। पिछले 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ पे किया है, अपनी सियासी गलतियों का पे किया। इवन बैठ के इंतखाबी निशान के मामले पर जो 5 से 6 बुनियादी सवाल जो कानून से रिलेटेड थे, जो सिलेक्शन से रिलेटेड थे, जब उनके वकला से पूछे गए तो उनके पास उनका जवाब नहीं था। वो सिर्फ एक नुक्ते पे कि जी हम मकबूल तरीन जमात हैं, 22 करोड़ के मुल्क में 1 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया है, तो आप हमें बैठ कर इंतखाबी निशान मान दे लिया। दें। कानूनी ग्राउंड देखें, जब आप अदालत में जाते हैं तो फिर आपको कानूनी ग्राउंड पे होना होता है, वहां पे इमोशंस के साथ आप मुकदमा नहीं जीते। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, जब आप ये समझते हैं कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गलतियों का पे किया है, 2018 में नून लीग ने फिर किस चीज का पे किया? उन्होंने भी अपनी गलतियों का पे किया। उनकी गलतियां क्या थी? सबकी गलती, जो शाजिया ने आखिरी पॉइंट नोट किया कि नोट करवाया आपको, कि हर सियासतदान की ये कोशिश है कि वो कबूलियत के जरिए हुकूमत में आए। ठीक, दुरानी साहब, आप पे आखिर में आने की वजह यह है कि हर तरफ से तबसराकारी सुन के उसके बाद बतौर सियासतदान आपको राय लेनी है कि इतने साल सियासत करने के बाद जब आपको ये मालूम पड़े कि जिन लोगों के लिए सियासत की वो लोग ही बेजार हो चुके हैं, तो फिर उस सियासत का मकसद क्या है और हासिल उसूल ये जो हमें मिल रहा है, ये किन वजूहात की बुनियाद पर? कहाँ से शुरू करूं और कहाँ ख़त्म करूं, बहुत मुश्किल लग रहा है, और इतनी सच्ची बातें आई हैं उसके बाद तो और मुश्किल हो गया। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि बहुत इख्तिसार से अपनी बात करूं। मैंने पाकिस्तान की सियासत और आइन और कानून का जितना भी मुतालिया किया है, पहली बात तो मुझे ये पता चली है कि पाकिस्तान के 76 साल वो इनकार आइन से तौहीन आइन तक का सफ़र। इनकार आइन से तौहीन आइन तक 70 तक आपने आइन इसलिए नहीं बनाया कि अक्सरियत को आप, जो इस पाकिस्तान की थी, उसको आप वो हक नहीं देना चाहते थे जो जमहूरियत उसको देती। और जब आपने 71 के बाद आइन बनाया, तो आइन बनने के दिन से उसकी तौहीन का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो माशाल्लाह आज, और वो तौहीन हकीकत में आइन से ज़्यादा अब अवाम की तौहीन। इस वक्त हमारी पूरी सियासत जो है, क्या आप हैरान होंगे कि आप जाके देखें कि पूरी सियासत का मैदान जो है वो ख़ानदानी मरूसियत के बुतों से सजा पड़ा है। वहाँ पे बच्चों के बच्चे जो हैं उन्होंने क्या बनना है वो चीज़ें तय हो चुकी हुई हैं, और उसके बावजूद आप मकबूल लीडर और कम मकबूल लीडर और ज़्यादा मकबूल लीडर कहने की ऑडेसिटी रखते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारे लीडर जो हैं इनका एक चीज़ पे इत्तफाक है कि इन आवाम को उस डब्बे में बंद कर दो जहाँ ना इनकी आवाज़ निकले, ना जहाँ इनकी राय निकले, ना जहाँ से इनका वोट। अब इस सारी सिचुएशन के बाद आप अपने इलेक्शंस की रुइदाद देख लें कि पाकिस्तान में हर इलेक्शन से पहले ये तय होता रहा है कि अब कौन हुकूमत बनाए, और वो इशारा जो होता था वो काफ़ी होता था कि इलेक्टेबल्स को जाता था। पाकिस्तान की एक और क्या क्या बयान करूं, मैं तो इसीलिए सियासी पार्टियों से भाग गया हूं कि आप इस मुल्क के अंदर 76 साल की जमहूरियत में अवाम की हैसियत ही तयन नहीं कर सके। पूरी दुनिया की घटिया तरीन कोई जमहूरियत ऐसी नहीं है जिसमें लोकल बॉडीज़ ना हो। हमने 76 साल तक मुल्क के अवाम को कभी उनका ये हक ही नहीं दिया कि वो अपना हक के इख्तियार को इस्तेमाल कर सकें अपने वोट के ज़रिए और अपने इंतखाब के ज़रिए। हम सिर्फ इलेक्टेबल्स के इंतखाबात कराते हैं जो 5 से 10 करोड़ से 15 करोड़ तक पहुँच गए।
ये तो अब जनाब इस वक्त की जो इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि अभी तक तो हम इशारों से जीतते रहे, और अब जब मैं आज की दिन में देखता हूँ तो अब मुझे ये पता लगता है कि इशारों से ज़्यादा आगे बढ़ते हुए अब दरखास्तों तक और अंगूठों तक बात पहुँची। अब आपको अपनी कबूलियत को जायज़ कराने के लिए अंगूठा दे के अपने आप को तस्लीम कराना पड़ता है, और उसके साथ ही आपको ये ऐलान करता है कि साड़ी गल हो गई है, उन्हें वोट सानू ही दो। मतलब ये है कि आपकी कैंपेन इस पॉइंट से शुरू होती है कि हमें कबूलियत भी मिल गई है, हमें अगला इक़्तिदार भी मिल गया है, और इस वक्त हमारी पूरी दानिश और हमारी पूरी सियासत जो है वो ये ऐलान करती फिर रही है कि अगली दफ़ा इतनी सीटें मेरी आएंगी, इतनी सीटें फलां की आएंगी, मैं फलां बनूंगा। अवाम इस मुल्क का इशू नहीं रहे, अवाम का वोट आपका इशू नहीं है। आपका इक़्तिदार का फैसला अगर हो चुका है तो क्यों ये कितने 800 कुछ बिलियन रुपीस जो हैं क्यों इलेक्शनों पे ज़ाया करते हैं? आप जाएं और जाके हुक्मरान बन के बैठ जाएं, और दैट्स ऑल। सही, यानी आप इसमें बात कर रहे हैं कि जब जमहूरियत में जमहूर वो अहमियत नहीं रखते तो फिर सवाल तो पैदा होता है कि ये पूरा निज़ाम किसके लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस मुल्क के जो नौजवान हैं वो क्या राय रखते हैं, उनके क्या सवालात हैं, वो इस द ग्रैंड डिबेट का हिस्सा बनाए जाएंगे। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। बैक नाज़रीन, बातचीत हो रही है और अवामी राय के ऊपर हो रही है। एक अवामी राय है और उसके बाद तजर्बाकार की राय है। दोनों राय किस हद तक मुस्तनद हैं या उससे इनकार हुआ जा सकता है, इसी पे बात करते हैं। आज के नौजवान के सवाल क्या हैं, आज का नौजवान सोचता क्या है, और उसकी सोच जो है वो इस मौजूदा सूरत हाल में अमूमी राय के अंदर तब्दील होती है या किसी जहन की इख्तरा है। आइए जानते हैं कि आज के नौजवान ने सवाल किया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ोहा बलोच है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल मोहम्मद अली दुरानी साहब से है कि जो आपने नेशनल हुकूमत बनाई थी, उसकी तजवीज़ दी थी, जो सियासी जमातों की तस्लीम हुई है, क्या उसमें आपने हार मान ली है? मोहम्मद अली दुरानी साहब, जिस तरीके से सवाल आप सुन चुके हैं, वो कहते हैं कि आपने जो कौमी हुकूमत का मशवरा दिया था, कौमी हुकूमत तो ये माजी करीब में भी गुजरी है, सिर्फ एक जमात उसमें मौजूद नहीं थी, बकिया सारी जमातें उसमें मौजूद थी, वो कामयाब नहीं हो पाई, तो मुस्तकबिल में कैसे हो? मैंने जी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का बात की थी कि तमाम सियासी पार्टियां मिलके पाकिस्तान के लिए 5 साल के लिए अपने ज़ाती मफादात से ऊपर उठते हुए कौमी मफाद के लिए, मुल्क की मईशत के लिए, आवाम के लिए इकट्ठी होकर चलें, और अगले 90 दिनों में पूरे मुल्क की सतह के ऊपर बल्दियाती इंतखाबात करवाएं एक ही कानून के तहत, और एक दफ़ा नई आगाज़ करें। इसके अंदर मैं इस चीज़ का इकरार करूँगा अपने नौजवानों के सामने भी, कौम के सामने भी, कि कोई लीडर अपनी ज़ात से ऊपर उठने के लिए तैयार नहीं। ठीक, कोई लीडर अपने ज़ाती और अपने सियासी मफाद को बालाए ताक रख के मुल्क के लिए सोचने के लिए तैयार नहीं है। कोई लीडर इस मुल्क के अवाम को इज़्ज़त और एहतराम देने के लिए तैयार नहीं है। कोई लीडर इस मुल्क के अवाम को 2 पैसे का फ़ायदा देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आप ये समझते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि यही बनेगी तो ये मुल्क चलेगा। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी, अवाम के इक़्तिदार की शराकत के साथ बनेगी, आज नहीं तो कल तो बनेगी। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ मैं हक बात कहूँगा, मैं हथियार नहीं डालूंगा उन चोरों के मुकाबले में जो मरूसियत की दीवार पे बैठ के जो है इस मुल्क पे अपनी हुक्मरानी। ठीक है, एक मिनट में सभी की राय लेते हैं। इरशाद आरिफ साहब, आप क्या समझते हैं, कौमी हुकूमत कितना बेहतरीन हल है? देखिए, एक आइडियली तो बहुत अच्छा हल है, लेकिन एक ऐसे पोलराइज्ड मुआशरे में जहाँ दुरानी साहब खुद एतराफ़ फरमा रहे हैं कि कोई सियासतदान अपने ख़ानदान से, अपनी ज़ात से उठकर काम करने के लिए तैयार नहीं है, आप बना भी लेंगे तो यही कुछ होगा जो मलगूबा अभी बना था 16 जमाती, कि हर अब शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं, बिलावल साहब भी कहते हैं, सारे कहते हैं, हर कोई अपनी लाइन पे लगा हुआ था, अपने मफादात के लिए सोच रहा था। तो
असल में जो मुंतखब मजबूत हुकूमत मुंतखब हुकूमत होती है, और मुंतखब हुकूमत को चूँकि चैलेंजेस होते हैं, उसके पास अपोजिशन मौजूद होती है, वो उस पर दबाव बढ़ा रही होती है, तो उसको परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन जब ये सारे इकट्ठे हो के मिल जाएंगे, जिनको ख़ुद सर्टिफिकेट दुरानी साहब चोरों का दे रहे हैं, तो ये फिर बाहम मफादात की बंदर बांट करेंगे, ये कोई कौमी खिदमत नहीं कर पाएंगे। कौमी खिदमत नहीं कर मेरा पाएंगे। ख्याल है पाकिस्तान में ये प्रैक्टिकल नज़र नहीं आती। सर आपको नज़र आती है? मतलब नहीं, ये हल नहीं है इसका। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि आइन को देखें तो प्रेम्बल कहता है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु इज़ चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब आप देखिए कि यहाँ पे अवाम, किसी भी मुल्क में जो सिस्टम बनता है, आइन बनता है, और उसके बाद जब हुकूमत बनाई जाती है तो वो कॉमन मैन के बेनिफिट्स के लिए बनाई जाती है। तो कॉमन मैन जिसके पास ताकत नहीं होती, जिसके पास करज नहीं होती, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होते, और उसने अपने राइट जो है स्टेट को सरेंडर कर दिए। हमारा आर्टिकल पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 5 देखिए कि अवाम ने अपने तमाम राइट्स जो हैं वो स्टेट के आगे सरेंडर कर दिए, और इन रिटर्न मतलब मैं आपको साथ ये भी कह दूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टियों के दरमियान होता है हमेशा। यहाँ दो पार्टीज कौन है? पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान। पीपल ऑफ पाकिस्तान दे स्टैंडर्ड बिफोर स्टेट। स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की कि वो फंडामेंटल राइट जो उन्होंने सरेंडर किए थे वो प्रोवाइड करे, उनको प्रोटेक्ट करे, वो पूरी नहीं हुई। ऑन दी अदर हैंड क्या हो रहा है, जब हुकूमत, मैं उस पीरियड की बात करता हूँ कि जो मार्शल लॉ का पीरियड नहीं है, इलेक्शन के थ्रू एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, लेकिन आप उसको इलेक्टेड गवर्नमेंट तो कह सकते हैं। मैं समझता हूँ कि उसको नुमाइंदा हुकूमत नहीं कह सकते। नुमाइंदा हुकूमत नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि वो आवाम के एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती सही हुकूमत। बस एक बहुत बड़ी मिसाल है, 2015 की बात है, मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पे गए यूएनओ का सेशन अटेंड करने के लिए। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन उस टाइम के ऊपर 42.3%। ये फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर बाकायदा अनाउंस हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बिलो पॉवर्टी लाइन की जो लाइफ होती है वो आपको मैं चंद अल्फाज में बता दूँ कि रहने को घर नहीं है, नो शेल्टर टू लिव, पेट भर के खाना नहीं खा सकते, इतना कपड़ा नहीं कि अपना पूरा जिस्म ढांक सके, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि कोई बच्चा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जा सके, और किसी फैमिली के पास ये रिसोर्सेज नहीं है कि उन्होंने कभी किसी डिस्पेंसरी की या किसी डॉक्टर की शक्ल देखी हो, हॉस्पिटल की शक्ल देखी हो। ये बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन इसके बावजूद वो लोग टैक्स देते हैं। टैक्स इस तरह देते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में वो पैसा नेशनल एक्सचेकर में जाता है, और वो पैसा उस गुर्बत के मारे हुए लोगों का पैसा जो है, मियाँ साहब जो हैं जाते हैं वो सेशन अटेंड करने, $8,000-9,000 पर डे के लिए कमरा अपने लिए लेते हैं वहाँ पर। यानी फिर इस तरीके से मैं यही बताने लगा ना, और 100 आदमी साथ ले जाते हैं, और पैसा को किसका है? वो उन लोगों का जो पॉवर्टी लाइन। इसको आप नुमाइंदा हुकूमत नहीं कहेंगे। इलेक्टेड हुकूमत किस तरीके से चल रही है, ये जो पब्लिक मनी का बेदरिया इस्तेमाल और मिस अप्रोप्रिएशन जो है, जब तक ये, इसीलिए रसूल पाक का मैं इसीलिए मिसाल दोबारा दूंगा आपको कि सादिक और अमीन जब तक मुस्तनद नहीं बात हो गई, जब तक नबूवत की ऐलान नहीं हुआ, तो ये इतना बड़ा काम है। और जो ये चीज़ जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत चीज़ें अडॉप्ट की उनकी शख्सियत में से, हम उसको नहीं कर सके। तो इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ खासतौर पर इस बात से कि ये एक बुनियाद है। और एक मैं थोड़ी सी और बात भी यहाँ पे करूँगा कि PTI की जिस वक्त हुकूमत उतारी गई थी तो उनका परसेप्शन था कि ये उनके एक कॉन्स्पिरेसी के ख़िलाफ़ हुआ है, और वो उन्होंने वहाँ बात की, कोर्ट में मैटर आया, कोर्ट ने जो फैसला किया दैट जजमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड एनफोर्स्ड, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। इस पे सोहरवर्दी साहब की मैं राय ले लूँ। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, जितनी पॉलराइजेशन हो चुकी है, ये तकसीम और इंतशार की सियासत, कौमी हुकूमत इसका हल है या नहीं? देखिए, कौमी हुकूमत क्या होती है कि आप पार्लियामेंट में बैठते हैं और पाकिस्तान के अहम मसाइल पर कौमी इत्तेफाक की राय पैदा करते हैं। बहुत सारी सियासी जमातें हुकूमत में नहीं भी होती हैं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ पर हुकूमत को सपोर्ट कर रही होती है, कानून साजी में कर देती हैं, आइन साजी में कर लेती हैं, एक्ट पे कर लेती हैं, किसी करारदाद पे कर लेती हैं।
तो पार्लियामेंट में जब हमें जमहूरियत नज़र आती है तो हमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातें कुछ इश्यूज़ पर इकट्ठे चलते हुए नज़र आती हैं। जैसे हम कहते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं चार्टर ऑफ इकॉनमी हो सकता है, जैसे हम कह सकते हैं पाकिस्तान में चार्टर ऑफ डिफेंस हो सकता है। हम में कोई वॉर सिचुएशन है, मतलब वॉर सिचुएशन है, सारी पार्लियामेंट इकट्ठी होकर फैसला कर लेती है, तो आप इसको रेडिक्यूल नहीं कर सकते। पहली बात आप मेरी ये कि जी ये पार्लियामेंट जगह ही ऐसी है जहाँ कंसेंसस पैदा होता है, हमने वहाँ कंसेंसस पैदा होते देखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि 2014 से हमारे यहाँ एक सियासी जमात आई जिसे अरूज मिला, अरूज बख्शा गया, अरूज उसको अता किया गया। उस अरूज ने पाकिस्तान को इंतशार ही दिया धरनों से। हमने उस लीडर को बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन भी ट्राई किया तो इंतशार था, बतौर प्राइम मिनिस्टर भी ट्राई किया तो इंतशार था। ना वो बतौर अपोजिशन किसी के साथ हाथ मिलाने को तैयार था, ना वो बतौर वज़ीर आज़म किसी के साथ हाथ मिलाने को तैयार था। तो जब आप जमहूरियत में कहें कि मैंने उसके साथ नहीं बैठना जो जीत कर आया है, तो फिर आप जमहूरियत की नफ़ी करते हैं। आप समझते हैं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब नहीं, लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ थे। राजा रियाज एक सानिया है कि एक सियासी जमात जब पार्लियामेंट से उठ के चली जाएगी, जमहूरियत की नफ़ी करेगी तो सानिया होगा। सही, आप मेरी बात समझें, ये एक दफ़ा नहीं हुआ, 2014 में भी वो उठ के चले गए, कंटेनर पे बैठ गए, मना कर वापस लाया गया। 2022 में, मतलब मेरे पास हुकूमत होगी तो मैं पार्लियामेंट में हूँ, मेरे पास हुकूमत नहीं होगी तो मैं पार्लियामेंट भेज दूंगा। ये कौन सी जमहूरियत है? 2 दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये किया है कि जो ही उनके साथ कोई टफ टाइम जमहूरियत में आता है। देखें एक और बात, 2017 में सब मानते हैं नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, आज तो उसके मुखालिफ भी मानते हैं ना, क्योंकि अब उनके महबूब लीडर के साथ ज्यादती होने लग गई तो 1917 की ज्यादती बड़ी जायज़ नज़र आने लग गई। एक वजाहत, जी सर, सोहरावर्दी साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि नवाज शरीफ से ज्यादती हुई, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि पनामा केस में मैं भी शामिल नहीं पनामा हूँ, केस में नवाज शरीफ अब साहब अपने असासों का हिसाब और मैं नहीं डिटेल दे बताऊंगा सके। इसके मुतालिक आपको। कामा में वो निकाला सवाल भैया, आपने पनामा में निकाला ही नहीं। पनामा की बात आप ही नहीं, पनामा प्रूव भी नहीं कर बेसिकली सके। केस आपको जब था, कुछ नहीं मिला तो आपने कामा में निकाल लिया। केस था मौजूद है एसेट्स को छुपाने का, नवाज शरीफ साहब साबित नहीं कर सके, इसलिए नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ उसके पीछे अवामिल होंगे, सियासी भी लोग होंगे उनको नाहल कराने वाले, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो असम्बली में खड़े होके ये दावा किया था कि हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, सारे ज़राए मौजूद हैं, वो वहाँ पेश नहीं कर सके। इसलिए मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो आज ये इस बहस में शरीक हो जाएं कि जनाब उनके साथ भी मानती है कि हमने ज्यादती। कोई शामिल होंगे। जो इरशाद साहब ने जो बात की कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी जो है ना एविडेंसेस नहीं दे सके, दैट इज 100% राइट। सेम इज़ द केस जो कुछ आज पीटीआई फेस कर रही है। जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा कि वो कौमी असम्बली छोड़कर ना जाते, मुझे हुकूमती जो इत्तेहादी थे वो कहते थे कि शहबाज शरीफ 15 दिन वज़ीर आज़म नहीं रह सकते थे। गैर सियासी फैसला किया, गलत फैसला किया। इसी तरीके से नैरेटिव्स पे अगर 2017 में नवाज शरीफ ने जो गलतियाँ की, गलतियों का तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। वहाँ करप्शन के इल्ज़ामात थे, यहाँ गैर सियासी फैसले थे। फेस दोनों ने वो किया जो उन्होंने किया था। सही। आप क्या समझती हैं इस तकसीम में, क्या कौमी अभी हुकूमत रसीदें देने की बात हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब के जो केसेस थे वो बकौल इरशाद आरिफ साहब के, उनके नज़दीक ज़्यादती नहीं हुई। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। बात यह है कि यहाँ पर रसीदें मांगने का रिवाज सिर्फ सियासतदानों से ही क्यों है? और लोगों से, अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि सियासतदानों से रसीदें मांग के तो इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहेंगी या इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, करप्शन ख़त्म हो जाएगी, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट रॉन्ग। ठीक है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक कौमी हुकूमत बनाने की बात है तो पिछले 16 महीनों में जो 11 पार्टियों की जो इत्तेहादी हुकूमत थी, 13 उसको तो देख के हम कह सकते हैं कि हो ही नहीं सकता ये सब लोग साथ मिल के बैठ जाएं, क्योंकि हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं, इनके जो ज़ाती मफादात हैं इस मुल्क की आवाम से बालातर हैं, बढ़कर हैं। इनके नज़दीक इनके ख़ानदान, इनकी औलादें बढ़कर हैं, अवाम इनके नज़दीक कुछ नहीं है। अभी जब दुरानी साहब कह रहे थे
कि इस मुल्क में आवाम की तो कोई अहमियत नहीं है, तो दुरानी साहब इस मुल्क के आवाम ने इस मुल्क में ही रहना है, जीना है, मरना है, ना वो बेचारे अमेरिका जा सकते हैं, ना वो कनाडा जा सकते हैं, ना वो इंग्लैंड जा सकते हैं। इस मुल्क के आवाम की जो किस्मत है वो उनकी ज़लालत लिख दी गई है इन सियासतदानों के हाथों में, नंबर 1। नंबर 2, अगर इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाएं, एक मुंतखब हुकूमत ही वो वाहिद हल हो सकता है इस मुल्क के मसाइल का, चाहे वो तालीम से रिलेटेड हैं, चाहे वो करप्शन से रिलेटेड हैं, चाहे वो फूड से रिलेटेड हैं, किसी भी इदारे से रिलेटेड हैं। इस मुल्क के मसाइल का वाहिद हल साफ शफाफ इलेक्शन है, और साफ शफाफ इलेक्शन करवाना जिस इदारे का काम है, वो इदारा पिछले 16 महीनों में एक पार्टी के साथ जो कुछ कर रहा है, तो आपको क्या, मुझे क्या, सबको लग रहा है कि इस मुल्क में इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होने जा रहा है। तो कौमी हुकूमत तो मेरे ख्याल में इस पोलराइज माशरे में, इस पोलराइज सिचुएशन में इम्पॉसिबल सी बात है। मैं शायद मैं इसका एक जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ इशारा किया है कि वो एक सियासी जमात के साथ जो कर रहा है। मौजूदा इलेक्शन कमीशन के दौर में 3 बड़े ज़मीनी इंतखाब हुए। एक तो 7 सीटों पर नवाज शरीफ, इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए। 5 सीटों पर वो जीते, फिर इंतखाब नहीं कराया उन्होंने। 20 सीटों पर, एक मिनट 20 सीटों पर पंजाब में इंतखाब हुआ, जिसके नतीजे में हुकूमत उलट गई अहमद शहबाज। क्या वो फिर इंतखाब नहीं हुआ? वो उसका एक इसमें धुंध वाला इलेक्शन, एक मिनट, डस्का वाला धुंध वाला इलेक्शन, उसमें भी तहरीक इंसाफ धांधली, इस मुल्क में सर्टिफाइड धांधली अगर किसी ने की है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है कि इस सियासी जमात ने इलेक्शन में धांधली की है, वो डस्का पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, जिसके ऊपर कोई सजा नहीं हुई। उन अफसरों में एक मिनट, मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुनो, मैं आप फिर 47 से शुरू कर लें। मैं तो अभी बात कर रहा हूँ ना कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दौर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की है, तो मैं तो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दौर की बात कर रहा हूँ। तो उसके दौर में अब तक जो इंतखाबात हुए हैं, उनमें ना RTS बैठा है, ना उसमें धुंध आई है, उसने धांधली भी पकड़ी है, उसने उसके इंतखाब के नतीजे में हुकूमतें उलट गई हैं, उसने बॉदर नहीं किया। अगर आपने उसे गाली निकालनी है, कोई नैरेटिव बनाना है, वो आपका काम है। मैं तो परफॉर्मेंस में इंतखाबात देख रहा हूँ, उसके दौर में जो हुए हैं उनमें ना RTS बैठा है, उसके नतीजे में हुकूमत भी बदली है, ही लीज बॉदर्ड। शहबाज शरीफ का बेटा उतर गया, इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दौर में 20 सीटों में इंतखाब हुआ। RTS तो नहीं बैठ गया 2018 की तरह 20 सीटों का बैठ गया, 72 घंटे में नताइज नहीं आते, 6 घंटे में नताइज आ जाते हैं मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वैसे नैरेटिव बनाने तो जरूर बनाए, हमने 1000 नैरेटिव बनाया, ये भी बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैक्ट्स को रिकॉर्ड पे रखना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसी इशू के ऊपर बात की जाएगी कि धांधली और इलेक्शन के बाद जो उसके नतायज हैं, उसकी कबूलियत किस हद तक होती है, उस पर बात होगी। कहीं नहीं जाएगा स्टे। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जहां पे हम सभी की राय ले चुके हैं, लेकिन अब एक ओपन डिबेट करते हैं कि जिसमें एक अगर शख्स अपनी राय रख रहा है तो उसके मुतबादिल दूसरे शख्स की राय क्या है और उसमें से हल क्या निकाला जा सकता है। एक है तनकीद बराए तनकीद और एक तनकीद बराए इस्लाह का जुज़ किस हद तक पैदा किया जा सकता है। इसी से बात का आगाज़ करते हैं। अहमद अवैस साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, आपने मुझे ब्रेक में भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप अपनी राय देना चाहते हैं। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब ने कुछ इलेक्शंस गिनवाए हैं जो गुज़श्ता हुकूमत में इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर हुए, तो फिर अब अदम एतमाद क्यों उसके? मैं आपको ये बताऊं कि जब ये नो कॉन्फिडेंस का इशू जो था वो एक लार्जर बेंच के सामने आया और उसमें अदालत ने फैसला करने से पहले बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत में बुलाया और आप कहा कि भाई आप बताएं, ये बात आप देख लीजिए अप्रैल 2022 की, और उसने पूछा कि आप कब तक इलेक्शन करवा लेंगे, आपकी क्या प्रिपरेशन है। उन्होंने कहा जी हमें तो 5 माह से 7 माह चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए। ये अप्रैल 2022 की बात। उसके बाद वो हुकूमत PDM की बन गई, वो मसला ख़त्म हो गया। और 2023 में जब पंजाब और KPK की असम्बली को डिज़ोल्व किया गया और आइन के मुताबिक ये था कि आइन में अव्वल तो
ये 2 इशू उन्होंने उठाए जो आइन से मावरा थे, और उन्होंने उसको कैपिटलाइज करने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर ना सिर्फ के जजिस की, चीफ जस्टिस की, अदालत के फ़ैसलों की तजलील की, बल्कि आइन को उठा के फेंक दिया। ये कम्प्लीटली डेविएशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन कि जी हम ये नहीं होंगे जब तक इकट्ठे इलेक्शन नहीं होते, जबकि आइन के अंदर कोई पाबंदी नहीं है। और इंडिया में आप वो 25, 26, 27 वहाँ पे उनके प्रोविंसेस हैं, तो हर 5 साल के पीरियड में किसी न किसी हर साल किसी न किसी इलाके में जो हैं वो इलेक्शन हो रहे होते हैं। तो ये कोई उसमें पाबंदी नहीं कि इलेक्शन होंगे तो सारे मुल्क में एक वक्त में होगा। यानी आइन की जो आइन पाकिस्तान का जिसका एक कॉमा या फुल स्टॉप बदलना हो तो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए। उस आइन को उन्होंने बगैर उसके अपनी ख्वाहिशात का एक गुलाम बना के रखा और उसको नहीं होने दिया। आपकी इस पर आया आगे मुज़म्मिल वर्दी साहब, जिस तरीके से अहमद वैसा बात कर रहे हैं, आपने आइन की बात की थी कि आइन टूटा, अब वो भी आइन का ही हवाला दे रहे हैं कि आइन ने कुछ पाबंदियां लगाई हुई थी, उसके बावजूद भी जब इलेक्शन कमीशन, मौजूदा हुकूमत जो उस वक्त थी, वो इनकारी होंगी तो वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं। देखें, अच्छी मिसाल दी है, इसमें इलेक्शन कमीशन का कहाँ कसूर है? इलेक्शन कमीशन ने तो कसूर है, पैसे इलेक्शन कमीशन ने खुद जनरेट, पैसे हुकूमत ने नहीं दिए और वो कह रहे हैं कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पैसे इलेक्शन कमीशन ने अपने पास से देनी है, तो भैया उन्हें पैसे किसने देने हैं? हुकूमत ने देनी है। ठीक, हुकूमत पैसे देगी तो वो इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कमीशन खुद तो पैसे नोट नहीं यहाँ पे इलेक्शन मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा था कि उनकी फेयरनेस की। इलेक्शन पैसे पार्लियामेंट ने रोके, हुकूमत भी नहीं रोके। पैसे पार्लियामेंट ने फिनांस बिल रिजेक्ट कर दिया। एक मिनट, एक यूनिक मिसाल है, फिनांस बिल पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया जिसके आगे आइन में कोई हल ही मौजूद नहीं है कि अगर फिनांस बिल पार्लियामेंट रिजेक्ट कर दे तो चीफ जस्टिस भी पैसे। अगली बात एक मिनट, अगर फिनांस बिल रिजेक्ट कर दे तो आप समझे गवर्नमेंट फॉल हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर को दोबारा एतमाद का वोट लेना पड़ता है, जो ले लिया शहबाज शरीफ, आईनी जरूरत पूरी कर। एक मिनट, आप मेरी बात समझें। सवाल ये है कि इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? मैंने एक दफ़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पूछा, मैं कहा जी आपने क्यों कहा 6 माह या साल आप नहीं कर सकते? उन्होंने कहा 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी वो सनसेट क्लॉज के साथ पार्लियामेंट ने मंजूर की कि इट इज़ ओनली फॉर 1 टाइम, नेक्स्ट टाइम नई मरदमशुमारी पे इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा मैंने दर्जनों खत लिखे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद इमरान खान साहब को कि आप वज़ीर आज़म हैं, मुल्क में इंतखाबात कराने हैं, आप मरदमशुमारी कराएं। वो नहीं कराते थे, वो EVM के तो बनाते थे, क्योंकि वोट तो ओवरसीज से लेने हैं, पाकिस्तानियों से तो लेके बनना ही नहीं। 18 में आप आ गए, 22 तक आपने मरदमशुमारी नहीं कराई। मुल्क में इंतखाबात कहाँ से होते हैं? आईनी बुरान पैदा हो जाता है, क्योंकि वो आईनी तरमीम थी कि नई मरदमशुमारी के बगैर मुल्क में नए इंतखाबात नहीं हो सकते। अब ये आप मेरी बात सन से थी, जिस तरह से कॉन्फ्रेंस जा रहे हैं वे फॉरवर्ड की बात मैं उसी तरफ और इमरान खान साहब ने 4 साल में मरदमशुमारी नहीं कराई उन्होंने। देखें, आप जिम्मेदार नहीं ठहराते, जमील साहब EVM कराई जाती है। मैं बताऊं, इसमें जो है वे पहले इन्होंने कहा कि हम 5 से 7 माह में कराएंगे, फिर कहा कि पैसे नहीं, और फिर कहा कि हमारी हल्का बंदियां मुकम्मल। 3 अलग अलग मरदमशुमारी हो गई तो नई हल्का बंदियां होनी थी, जब मरदमशुमारी हो गई तो नई हल्का बंदियां नहीं होंगी। देखिए मेरी हर चीज आइन के मुताबिक। मुझे लग रहा है यहाँ पर हम सब पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं, हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड की बात कर। दुरानी साहब की एक राय जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब कि देखें, ये डिस्कशन कानूनी, आइनी दफात और जस्टिफिकेशन, ये आम आदमी की बातें नहीं है, ये हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेटिस्फाई करने की स्टेटमेंट्स हैं जो आ रही हैं। लेकिन मैंने नेशनल गवर्नमेंट की बात की थी, यूनिटी गवर्नमेंट की बात की थी, मैंने वो बात अपने आप से नहीं कही थी। बरतानिया ने 2nd वर्ल्ड वॉर में, नेल्सन मंडेला ने अपनी हुकूमत आने के बाद, आयरलैंड ने उसके बाद, जर्मनी ने 2008 में जिंदा कौमें पार्लिमानी निज़ाम के तहत चलने वाली जमहूरियतों के तहत 5-5 साल की हुकूमतें बनाती रही हैं और सब इकट्ठे चलते रहे हैं। आप जो सब लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं कि यहाँ के माहौल के अंदर ऐसी कोई चीज़ बनाएंगे तो वो कैसे चलेगी? यहाँ तो एक मिनट, हर फर्द जो है वो अपने ज़ाती मफाद के लिए, भाई यही तो रोना है, मेरा तो जमहूरियत। आप किस जमहूरियत की बात करते हैं?
वो जमहूरियत जो 8 को 1 मिनट 8 को इलेक्शन होंगे ना, आप देख लेंगे कि उसमें जमहूरियत कितनी आपको नजर आएगी। तो फिर आप भैंस के आगे बीन क्यों बजा रहे हैं? मैं इसलिए बीन बजा रहा हूँ भैंस के आगे। अब भैंस के आगे इसलिए बीन बजाना जरूरी है कि हक बात तो करनी चाहिए, वरना मैं भी रिटोरिक में आ जाऊंगा। मैंने तो आम आदमी की बात करनी है। दुरानी साहब, आपसे सवाल है। दुरानी साहब का ख्याल है इंसान तो सुनते नहीं, मुमकिन भैंस ही सुन ले कोई। देखिए मैं भैंस के आगे बीन इसलिए बजा रहा हूँ कि मैं आम आदमी के तौर पर बात करूंगा। मुझे पता है ये नहीं होगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि एक दिन जरूर होगा। NA 119 में मैं गई तो रास्ते में मेरे लिए इतना शॉकिंग था कि पोस्टर जो बैनर्स लगे हुए थे, एक ही बैनर पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर थी, नीचे मरियम साहिबा की थी और साथ ही अलीम खान साहब की तस्वीर लगी। पार्टीज अलग हैं, वो निशानात अलग हैं। इस चीज ने मुझे मैसेज दिया कि यहाँ पर पंजाब में कुछ बड़ा लेन देन होने जा रहा है। आप देखें ना, एक ही बैनर पे मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान की तस्वीरें अगर लगी, आप अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप क्यों अवाम को इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं? अवाम, मैं क्या कहूँ, अब हमारी अवाम में भी इतना शाऊर नहीं है। करीब नहीं आ सकती। नहीं, अवाम के पास एक ही रास्ता है। सियासी जमातें कैसे करीब आएंगी? मेरा हिस्सा मुझे दो, अपना हिस्सा अपना। करीब आने का तरीका है। अवाम के पास एक ही रास्ता है। कौन सा सर? कि जहाँ पे तीर नजर आए, जहाँ पे शेर नजर आए या PDM की कोई पार्टी नजर आए, वहाँ अपना वोट ना डालें, बाइकॉट कर दें। नो, ये भी ज्यादती। मैं नहीं यार, मेरी बात मैं बहस सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग किसी थर्ड पर्सन को अपना वोट दे दें, लेकिन उन लोगों को ना दें। हाँ, दे दें जिसको तवा मिला है, जिसको जूता मिला है, इस जूते को दे दें, लोटे को दे दें, हुक्के को दे दें। आप जो चाह रहे हैं वो हो जाए, बाकी ना हो। अच्छा, नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो नहीं चाह रहा हूँ, वो लोगों मैं की ये चाह रहा हूँ दूर कर रहे हैं। वो लोग जो लोग आके वही कुछ करेंगे जो माजी में होता रहा है, उसमें उनको लाने का क्या फायदा? वाले भी शामिल हैं। कौन? पिछले 3.5 साल, क्योंकि अब वो सब लोग, वो तो है ही नहीं मौजूद, वो तो अब है ही नहीं। मैं तो वो चाह रहा हूँ कि वो करें जो माजी में होता रहा है, वो आइंदा ना हो। उसका तरीका यह है कि यूज और नेगेटिव वोट। फिर इरशाद साहब खड़े हो जाएं, सरवर्ती साहब खड़े हो जाएं, आप खड़े, शायद रिंद साहब खड़े हो जाएं, आप लोग खड़े हो जाएं। रिंद साहब, आप क्या समझते हैं ये जो निज़ाम है, क्या इसके मुतबादिल भी कोई निज़ाम पाकिस्तान में राइज हो सकता है? जिस तरीके से बात हो रही है, ये तो बेहतर होने वाला नहीं। देखें, सारे सियासी लोग हो सकता है दुरानी साहब भी मुझे मारने को दौड़ें, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर पिछले 60-70 साल में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो जिन बुनियादी हुकूक की बात अहमद अवैस साहब कर रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मुझे गारंटी करता है, वो इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मुझे नहीं मिल सकती। इस रियासत ने तो चलना है। तो आप साबिक वज़ीर आज़म की इख्तरा के ऊपर काम करना चाह रहे हैं? नहीं, इख्तरा पर नहीं, लेकिन जिन भी लोगों ने फैसला करना है, जैसे आज आप एक ग्रैंड डिबेट कर रहे हैं, इस मुल्क को एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, एक तरीक़ाकार तय करें। ये नहीं हो सकता कि 2 साल तक सियासतदान इल्ज़ामात लगाते रहेंगे कि आइन इसने वायलेट किया और उसने वायलेट किया। डिबेट वाले दिन मुजम्मिल साहब और अहमद अवैस साहब करेंगे। सर, ये इशू का रिजॉल्व नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट रिजॉल्व। अवाम आपसे क्या चाहती है? अवाम आपसे सेहत चाहती है, तालीम चाहती है, सिक्योरिटी चाहती है, पानी चाहती है। मतलब ये सारी चीजें क्या हम अपने आम आदमी को दे? वादे हो रहे हैं ना, मुझे मौका बारी मेरी है, दुरानी साहब बूढ़े बारी मेरी मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। मुझे SIFC है। मैं और देखे स्पेशल इनिशिएटिव है, वो है। देखे आप सब चुप करके बैठ के, जब कोई चीज ताकत की तरफ से आती है, जब आप नहीं करेंगे तो वो SIFC करेंगे ना। SIFC जो है स्पेशल इनिशिएटिव फॉर फाइनेंशियल, अब आप जब वो करेंगे तो उसके नतीजे में सब मान लेंगे। ये सियासतदान मानेंगे, खुद अंगूठे लगा के मानेंगे। मतलब ये है कि या तो आप ताकत को मान लें या आवाम को मान लें। आप ताकत को मानना चाहते हैं? इस पे एक राय इरशाद साहब की लेने ब्रेक पे जाने से पहले। इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है, जिस दलदल में फंसा हुआ है, वो जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम की वजह से नहीं है। जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम की नफ़ी से है। जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम में तोड़ फोड़ की वजह से है। जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम अवाम के जो ख्वाहिशात हैं, अवाम के जो जज्बात हैं, अवाम के जो फ़ैसले हैं, उनके ना मानने की वजह से है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। 1971 में मुल्क टूट जाता है, आपके बेशतर असासे वहाँ रह जाते हैं।
उसके बावजूद एक सियासतदान और जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम आइन की बुनियाद पर आप पाँव पर खड़े हो जाते हैं। कौम मायूस नहीं होती। उस वक्त पख्तूनिस्तान के नारे लग रहे हैं, आज़ाद सिंधो देश के नारे लग रहे हैं, अमेरिका और बरतानिया के थिंक टैंक कह रहे हैं पता नहीं ये 4 हिस्सों में तकसीम होगा या 5 हिस्सों में तकसीम होगा। लेकिन आपका जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम जो है एक मुल्क को फिर मजबूत बना देता है और वो न्यूक्लियर बन जाता है, फिर वो एक दुनिया की बेहतरीन स्टेट्स में फिर उसका शुमार होने लगता है। और एक वक्त आता है कि आपके हक़ में, आपकी करारदाद के हक़ में 135 वोट जनरल असम्बली के आते हैं अफ़गान इशू पर, ठीक है। लेकिन आप फिर उस छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं, आप उसी निज़ाम को मुअत्तल कर देते हैं। आज का जो हमारा बुहरान है उसकी वजह यह है कि आप आवाम को फ़ैसला करने का मौका नहीं दे रहे। आपने आइन के सिर्फ उन हिस्सों पर अमल करना है जो आपको सूट करते हैं। आपने किस वक्त इस निज़ाम को, जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम को, ये अवाम के इत्तेफाक राय से हुआ है, इस पे पब्लिक डिबेट हुई है, ग्रैंड नेशनल डायलॉग हुआ है, फिर ये आइन बना है। ऐसे नहीं बन गया बैठे बिठाए। ये किसी ने, ऐसे नहीं है कि किसी ने स्टैनो बना के दे दिया हो। तो इसलिए इस मुल्क को चलाना है तो उसका वाहिद तरीका ये है कि आइन पर मैं अपनी रिजर्वेशन ख़त्म करूं, वैसा अपनी ख़त्म करें। जो आइन कहता है, जो अवाम कहते हैं, उस पर सारे के सारे उसके सामने, आइन के सामने और अवाम के सामने सरेंडर करें। मुल्क ठीक चलना शुरू हो जाएगा, सारी का बातें खत्म हो जाएगी। ब्रेक लेनी है, हेडलाइंस का टाइम होने वाला है, एक ब्रेक लेते हैं। तो उसके बाद बातचीत अवामी इश्यूज़ के ऊपर होगी कि समाज, हमारा निज़ाम मुआश, निज़ाम सेहत, निज़ाम तालीम, वो अगर उसके अंदर गवर्नेंस नहीं हो पाई तो उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं नहीं जाएगा शेख।